मेरे जैसी साधारण लड़की कर सकती है तो मैं सोचती हूँ कि कोई भी कर सकता है। यूपीएससी 2025 का फाइनल रिजल्ट आ चुका है और इसी के साथ ही कुछ नाम ऐसे हैं जिन्हें दुनिया शायद उतना नहीं जानती थी जितना अब जानने वाली है या जानने लगी है। उन्हीं में से एक नाम ऐसा है जो आज हमारे सामने है। यूपीएससी 2025 की एक ऐसी टॉपर जो कि एक ग्रामीण पृष्ठभूमि से आई हैं और उसके बाद उन्होंने वो मुकाम हासिल किया है जो इस अंतर को खत्म करता है कि क्या गांव और क्या शहर। तो एक बार दर्शकों को अपना परिचय दीजिए प्लीज। अ, मेरा नाम प्राची चौहान है। मैं मध्य प्रदेश के विदिशा जिले के जोहत गाँव से आती हूँ। मैंने अपनी स्कूलिंग अपने ही गाँव के गवर्नमेंट स्कूल से पूरी की। उसके बाद से सर मैंने अपना ग्रेजुएशन अपने पास के ही सुभद्रा शर्मा कॉलेज गंजवासुधा से पूरा किया है। ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर से ही था कि यूपीएससी सिविल सेवा की तरफ जाना है। तो मैंने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन भी डिले किया इस मामले में। तब से मैं यूपीएससी की तैयारी में लगी हुई हूँ। इसमें सर ये मेरा अप्स एंड डाउन्स के साथ चौथा प्रयास है, जिसमें मुझे सर 260वां स्थान प्राप्त हुआ। अच्छा, अगर हम देखें तो दूर दराज के इलाकों में यूपीएससी क्या है, कितना बड़ा है, कितना मुश्किल है, इसका मुझे नहीं पता कि कितना लोगों तक पहुंच होगा। आपको लेकर के कैसे पता चला आपको कि मुझे ये यूपीएससी करना है और ये इतना बड़ा है? शुरू में जब मैंने सोचा था कि यूपीएससी करना है, तो मुझे खुद नहीं पता था कि यूपीएससी इतना बड़ा है। जब मैं यहाँ 4th अटेम्प्ट में अपने मेंस के दौरान यहाँ आई, तब मैंने देखा कि यहाँ इतना कॉम्पिटिशन होता है बच्चों के बीच, इतने सारे लोग हैं जिनमें से हमें यूपीएससी करना है। मैंने सोचा था कि एक छोटा-सा एग्ज़ाम है, जिसे निकाल के हम आईएएस बन सकते हैं और मेरे परिवार में भी किसी को नहीं पता था कि यूपीएससी जैसा कोई एग्ज़ाम होता है। यूपीएससी का मतलब इतना तो था कि एक कलेक्टर की जॉब होती है, लेकिन किसी को नहीं पता था कि आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, आईआरएस जैसे इसमें जॉब होती है या फिर ये एग्जाम 3 स्टेजेस में होता है। अब जाके जब मैं एग्जाम देती हूँ कि प्रीलिम्स हो रहा है कि मेंस का एग्जाम है, इंटरव्यू है, तो घर में पापा, मम्मी, दादा-दादी जानते हैं कि हाँ, ऐसा हमें एग्जाम देना होता है, इसमें 3 स्टेजेस होती हैं और तीनों को क्रॉस करना होता है। तो एक आश्चर्यजनक ये यात्रा थी जो मेरे लिए जो शुरुआत थी और जो आज से पूरी हुई है कि हम ऐसे लोगों से कॉम्पिटिशन कर रहे होते हैं जो एक अच्छे सी सीबीएसई इंग्लिश मीडियम बैकग्राउंड से आए होते हैं। हमारी जो है स्कूलिंग एक गवर्नमेंट स्कूल से हुई होती है, जहाँ शुरू में पढ़ लिया तो पढ़ लिया, कोई आप पे लोड नहीं है कि आपको पढ़ना ही है कि कुछ करना ही है। तो वो वहाँ से जैसे सर ने बोला ना कि अगर एक इंग्लिश मीडियम का बच्चा यूपीएससी करना चाहता है तो उसे 100% मेहनत करनी होगी। लेकिन अगर आप एक हिंदी मीडियम से आते हैं तो आपको 110-120% मेहनत उससे ज़्यादा करनी होगी। तो वो सारे चैलेंजेस तो अलग से रहते ही हैं। फिर आप एक लड़की हैं, तो और चैलेंजेस आपके लिए बढ़ जाते हैं कि बाहर जाना कि आप बाहर कैसे रहेंगी, तो फैमिली को सब तरह से सोचना पड़ता है, तो वो अलग चुनौतियाँ हमारे सामने फेस करते हैं। तो अब आप मानती हैं कि चाहे कोई भी पृष्ठभूमि हो, कोई भी मीडियम हो, कितनी भी दूर से आप क्यों ना हो, परीक्षा में मेहनत की जाए और रणनीति सही हो तो सफलता मिल जाएगी। यस सर, अगर सर मेरे जैसी साधारण लड़की कर सकती है, तो मैं सोचती हूँ कि कोई भी कर सकता है बस। लेकिन ये है कि सर कि हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, लगातार प्रयास करते रहना चाहिए, चाहे हमारे पास सही गाइडेंस भी ना हो, सही रिसोर्सेज़ भी ना हो, लेकिन मेहनत एक ऐसी चीज़ है, वो कभी ना कभी आपको रिज़ल्ट लाके देती है। सब चीज़ें मिल जाती हैं सर। अच्छा, आपने बताया 4th अटेम्प्ट में हुआ, मतलब लोगों ने इंतजार किया, फैमिली वालों ने भी इंतजार किया, तो इंतजार की घड़ियां कैसी रहती थी और वो जब इंतजार की घड़ी खत्म हुई, वो इन्फॉर्मेशन कैसे दी, क्या था वो? इंतज़ार की घड़ियाँ सर आप जैसे कि 4th अटेम्प्ट में हुआ, तो गाँव में ये रहता है सर कि अगर आप 25-24 साल के हैं, तो ये भी एज बहुत ज़्यादा मानी जाती है। हम देखते हैं कि इस शहर में इस स्तर पे नहीं माना जाता, आपको लगेगा कि ये एक नॉर्मल एज है। लेकिन 24-25 साल की आपकी लड़की हो गई, आपको उसकी शादी नहीं करना है क्या? तो रिश्तेदारों का ये दबाव तो रहता ही था, लेकिन कभी पापा ने हो या मम्मी हो, तो कभी मुझे वो दबाव महसूस नहीं होने दिया कि अच्छा ठीक है, ऐसा है। वो कहते थे कि आप पढ़ो, आगे बढ़ो, लेकिन चैलेंजेस तो रहते ही थे सर उसके साथ भी। फिर ये आपने जब तैयारी का सिलसिला शुरू किया, तो वो कैसे शुरू होता है, किस स्टेज पे, कहाँ पे और कैसे ये चैलेंजेस आपके सामने आते जाते हैं? इसका जो शुरुआत तो होती है सर जब मैं 12th क्लास में थी, तो ऐसा था सर कि हम लोग जो है हमारे स्कूल में क्लासेस कम थी, तो हम लोग जो है वो बेंच लगा के पेड़ के नीचे पढ़ते थे। कल अभी जब मेरा रिजल्ट आया, तो मेरे सर का मुझे कॉल आया, तो वो बोलते हैं, प्राची हमने कैसे दिन देखे हैं कि हम बेंच लगा के और उसके नीचे पढ़ रहे होते हैं। तो सर हमारी बिल्डिंग नहीं थी, तो उस समय जो हमारे विदिशा जिले के जो कलेक्टर साहब थे अंशुल जैन, तो वो ऐसे ही आए हुए थे, तो उनकी एक ऐसी सरप्राइज विजिट थी हमारे स्कूल में, तो वो ऐसे आके बोल रहे थे कि और मतलब कि मजे-मजे से पढ़ रहे हो ग्रुप में लेके, तो मैं ज़्यादा बोलने वाली लड़की हूँ, तो मैंने कहा सर ये मज़ा नहीं है, ये सज़ा है, हमारी बिल्डिंग ही नहीं है स्कूल की पढ़ने की। तो उन्हें बड़ा मतलब आश्चर्यचकित उन्होंने देखा, तो फिर उन्होंने कहा, फिर वो चले गए। लेकिन फिर कुछ दिन बाद हमारी बिल्डिंग का काम लगा,
तो लगा कि अच्छा ऐसा भी एक व्यक्ति होता है जो हमारी इतनी मदद कर सकता है कि जिसके लिए एक अब वो स्कूल सर बहुत बड़ा है और मेरी बहनें वहाँ पढ़ती हैं और मैं देखती हूँ कि सब सुविधाएँ हैं। लेकिन जब हम उसी स्कूल में पढ़ते थे और हमें जो है प्रैक्टिकल करने होते थे, तो हमारी लैब एक छोटी-सी अलमारी के अंदर होती थी जिसको हम निकालते थे बाहर बेंच पे, फिर प्रैक्टिकल करते थे, फिर उसको वापस रख देते थे। तो उससे ये बदलाव एक इंसान ला सकता है। तो तब ऐसा सोचा कि ऐसी कोई पोस्ट होती है सर। लेकिन तब भी मुझे इतना आइडिया नहीं था कि यूपीएससी जैसे एग्जाम के बाद हम इस मुकाम पे पहुंचते हैं। लेकिन सर जैसे मैं ग्रेजुएशन के लेवल पे आई तब मैंने देखा कि अलग-अलग फील्ड में हम जा सकते हैं, चाहे वो इंजीनियरिंग का हो, साइंस का हो, मेडिकल का हो और उसमें एक फील्ड ये भी होती है सिविल सेवा की। और जब मैंने जाना सर तो मुझे लगा कि ये ऐसी फील्ड है जो मुझ जैसी जो पृष्ठभूमि की लड़कियां आती हैं, ना केवल मैं खुद की मदद कर सकती हूँ बल्कि उनकी भी मदद कर सकती हूँ। तो सर वहाँ से मुझे मोटिवेशन आया कि यूपीएससी करना है। तो ये जब आपने यूपीएससी का सोचा और तैयारी करने के साथ ही आपका शुरू हुआ सफर, तो पहले अटेम्प्ट में क्या हुआ, फिर आगे क्या हुआ? सर पहले अटेम्प्ट की अगर मैं बात करूँ तो मैं बहुत तैयारी की थी पहले अटेम्प्ट में, मतलब कि सारा पढ़ रखा था, सारी स्टैंडर्ड बुक पढ़ रखी थी। खुद से पढ़ रखी थी, लेकिन मैंने कभी एग्जाम सेंटर में जाके कोई एग्जाम नहीं दिया हुआ था। और जब मैं पहली बार देने गई तो सर इतना मुझे वहाँ प्रेशर फील हुआ। मैंने पहली बार ओएमआर जब भरा तो मैंने पूरा ओएमआर ही गलत कर दिया। हाँ, तो वो फिर मैं घर आकर बहुत रोई कि ऐसा क्यों हो गया। लेकिन फिर मैंने देखा कि एग्जाम हॉल का प्रेशर ऐसे होता है, तो फिर मैं दूसरी बार तैयारी करके बहुत अच्छे से गई कि हाँ ऐसा प्रेशर होता है। तो मैंने वो प्रीलिम्स निकाल दिया और प्रीलिम्स मेरा निकल गया तो मैं बहुत खुश थी कि अब मुझे मेंस लिखना है। तो फिर मेंस के टाइम फिर वही थी कि प्रीलिम्स तो ऐसा है कि हमने इन्फॉर्मेशन है पढ़ ली, क्वेश्चन सही हो गया, आंसर टिक कर दिया सही। लेकिन अब अगर हम मेंस की बात करें तो उसमें आपको कैसे आंसर को स्ट्रक्चर करना होता है, क्या क्या पॉइंट्स लिखने होते हैं, क्या छोड़ना होता है, कैसे इंट्रो लिखना होता है, कैसे आंसर को कंक्लूड करना होता है। तो वो मेरे लिए सब कुछ ब्लैंक था। बस मैं पढ़ रही थी कि ये देख के कि टॉपर बोलते हैं कि मेंस के लिए हमने ये बुक पढ़ी थी, वो बुक मैंने पढ़ ली। उसके बाद जब मेरा मेंस हुआ तो मुझे नहीं पता था कि मैं कैसे आंसर लिख के आई हूँ। मैं खुद का भी एवल्यूशन नहीं कर पाती थी। जैसे कि अभी मैंने जब मेंस दिया तो मुझे लगता था कि हाँ इतना मैंने लिख दिया है कि लिस्ट में नाम आ जाएगा। लेकिन उस वक्त मैं इस स्थिति में भी नहीं थी कि मैं ये बता पाऊँ कि मैंने अच्छा आंसर लिखा या उसके बाद जब कोई मुझसे पूछता था कि कैसा मेंस था तो मैंने कहा लिख दिया, मुझे नहीं पता कि कैसा था, सही था या गलत था। तो वो मेंस मेरा फिर नहीं हुआ सर। और फिर उसके बाद मैं बहुत रोई कि मेरा मेंस क्यों नहीं हुआ। तो फिर जब मार्कशीट आई तो मैंने देखा कि अरे मेरा सिर्फ 2 ही मार्क्स से रह गया है, मतलब मैं थोड़ी मेहनत और करती तो हो जाता। तो तब ऐसा लगा कि जो आस-पास के लोग या फिर जो मेरे रिलेटिव हैं, मामा जी लोग, उन्होंने ऐसा कहा कि बच्ची को बाहर भेजो कि अगर मेंस रुक रहा है तो थोड़ी-सी गाइडेंस की कमी है। लेकिन फिर वही रहता ना सर कि आप एक ग्रामीण पृष्ठभूमि से आई हैं, आप बड़े शहर में जाएँगी, आपकी सुरक्षा से लेके आपकी फाइनेंशियल स्थिति तक और एक प्रेशर जो और मैंने देखा कि अगर लड़की बाहर पढ़ रही है तो क्या कहते हैं कि शादी के लिए एक दिक्कत आती है कि ऐसा कहा जाता है कि अगर आपकी लड़की बाहर पढ़ रही है मतलब अब वो अपनी मर्जी से डिसीजन लेगी, अब आपका उस पर कोई जोर नहीं है। तो आपके लिए मतलब कि एक जो ढांचा बना बनाया है ना कि एक पत्नी ऐसी होनी चाहिए जो सारी बातें माने, तो अब वो लड़की स्वतंत्र हो गई है तो वो आपकी बात नहीं मानेगी, तो अच्छे रिश्ते नहीं आएंगे, तो ये एक डर रहता है। तो इन सबको देखते हुए कि अपने घर से ही तैयारी करो। तो फिर मैंने तीसरा अपना अटेम्प्ट दिया तो उसमें भी प्रीलिम्स हो गया, उसमें भी फिर मेंस लिखना था। फिर मेंस नहीं हुआ सर, तो फिर मैंने कहा कि क्या दिक्कत आ रही है। फिर 4th अटेम्प्ट में जाके मैंने हिम्मत जुटाई कि अब प्रीलिम्स करना है, मेंस लिखना है और इसके लिए बाहर जाना है। तो प्रीलिम्स के बाद जब मेरा प्रीलिम्स हो गया था, उसके बाद मैं फिर मुझे पता चला अस्मिता जैसी योजना होती है जिसमें आप अगर प्रीलिम्स क्लियर कर लेते हैं तो आपको सारी सुविधाएँ मिलती हैं, मेंटरशिप मिलती है। तब आपको पहले नहीं पता था? पहले पता था लेकिन वही सारी जा नहीं पा रही जा नहीं पा रही थी। तो फिर मैं पहली बार अपने प्रीलिम्स के बाद यहाँ नोएडा सेक्टर आपको ये रियलाइजेशन तो हुआ होगा ना कि यार मैं चूक रही हूँ जो गाइडेंस की वजह से, मुझे अगर टाइम पे मिल जाता तो शायद ये अचीवमेंट पहले आ जाता, मन में आता रहा होगा? हाँ सर, कई बार ये आता रहा लेकिन फिर मुझे लगा कि अगर मैं और ज्यादा मेहनत करूंगी तो वो हो जाएगा वो। लेकिन मैं वहाँ चूक गई कि गाइडेंस की अपनी अलग भूमिका होती है और मेहनत की अपनी अलग भूमिका होती है। तो मैं कहूंगी कि मेहनत वो होती है जब हमारे पास डायरेक्शन होता है और हमें बस सिर्फ मेहनत करनी होती है। संघर्ष वो होता है जब हमें मेहनत तो कर रहे होते हैं लेकिन हमारे पास कोई गाइडेंस नहीं होती, वो दिशा ही नहीं होती कि हमें किस दिशा में मेहनत करना होता है। तो फिर मुझे लगा कि अब मुझे गाइडेंस की ज़रूरत है, संघर्ष बहुत हो गया, अब सिर्फ मेहनत करनी है। तो तब मैंने अस्मिता से जुड़ी और जब मैंने यहाँ का माहौल देखा और मेंटर्स जब मैं पहली बार अपने मेंटर से मिली थी, नीले सर, तो उन्होंने मैंने अपनी कॉपी दिखाई कि सर ये देखिए ऐसा-ऐसा हो रहा है मेरे साथ, 1-2
तो उन्होंने कहा, "प्राची तुम मेहनत तो बहुत करती हो, तुम्हारी कॉपी बता रही है।" तो मैंने कहा, "हाँ सर, मैंने बहुत मेहनत की है, लेकिन मेरा हो क्यों नहीं रहा है?" तो फिर उन्होंने बताया कि आपकी आंसर की स्ट्रक्चरिंग सही नहीं है प्राची, यहाँ-यहाँ सुधार करना है। तो फिर जैसा-जैसा उन्होंने बताते गए वो मैं वैसा-वैसा करती गई और सर रिज़ल्ट आपके सामने। इतनी तैयारी, इतनी मेहनत करने के पीछे कौन-सा मोटिवेशन काम कर रहा होता है जो लगातार बना रहता है? सर अगर एक शब्द में कहूँ कि लड़की हो और एक लड़का हो, ऐसा कोई नहीं काम मैं ये बताना चाहती थी कि जो एक लड़का कर सकता है, वो एक लड़की नहीं कर सकती। सर हम लोग 4 बहनें हैं और हमारा भाई सबसे छोटा है। कहीं न कहीं हमारे समाज में एक पैट्रियार्की है कि हाँ, लड़का होना कंपल्सरी है, अगर लड़का नहीं है तो फैमिली नहीं चल सकती। तो सर मुझे वो बाउंडेशन तोड़नी थी कि लड़की भी वो कर सकती है जो एक लड़का कर सकता है। ये सबसे बड़ा मोटिवेशन था मेरे लिए। आपने कई लोगों के लिए रास्ते खोल दिए अब। हाँ सर, मेरे गाँव से ही बहुत से लोगों को अब तो मैं जब जाऊँगी तो बहुत लोग गाइडेंस के लिए आएँगे कि कैसे-कैसे होता है दीदी, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। इवन अपनी बहनों के लिए अब मैं आगे उन्हें करूँगी जो वो जिस भी फील्ड में करना चाहती हैं कि आप इन चीज़ों को हर्डल मत बनने दो। आप अपने ड्रीम को परस्यू करो, उनके साथ आगे बढ़ो। आपके माँ-बाप के लिए, आपके परिवार के लिए क्या कुछ बदल गया? आपने मुफ़्लिसी के दिन भी शायद देखे होंगे, जिस परिवार से आप आती हैं, जिस प्रकार से आपने बताया, तो वो क्या कुछ था और क्या कुछ अब बदल गया? रिज़ल्ट से पहले और रिज़ल्ट की बात की दुनिया लगभग पूरी तरीके से चेंज है। उस वक़्त सर मैं एक साधारण सी लड़की थी जो मेहनत कर रही है। नहीं पता कि सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। घर परिवार, समाज का दबाव था कि होगा क्या? और उसके बाद अब मैं एक नई दुनिया में हूँ जहाँ हर कोई मुझे एप्रिशिएट कर रहा है। जो मतलब जिनको नहीं भरोसा भी नहीं था कि ये कर पाएगी या नहीं, वो भी कह रहा है कि पता था तुम कर लोगी। तो वो दुनिया बहुत अलग है। मैं बहुत कुछ कर सकती हूँ, अपने बहनों के लिए एक प्रेरणा स्रोत बन गई हूँ मैं और अब वो पहले भी बहुत मेहनत के साथ पढ़ती थी, अब और मोटिवेशन के साथ पढ़ेंगी। तो वो सब बहुत चेंजिंग है मेरे फ़ादर लिए। क्या करते हैं आपके? मेरे पापा सर किसान हैं। किसान हैं, प्रॉपर किसान हैं। हाँ सर, प्रॉपर तो किसान। मतलब आय का साधन जो उत्पादन है, उसी से है। हाँ सर। तो आपके सामने तो बड़ी हर एक मौसम चूँकि आप भूगोल भी पढ़ती हैं अपने सब्जेक्ट में, तो देखती हैं कि किसान के लिए कितनी बड़ी चुनौती है एक आमदनी। तो आपके मन में क्या आपकी इस कंसिस्टेंसी के पीछे ये चीज़ें भी थी कि आप चीज़ों को समझ रही थी उस मैच्योरिटी के साथ में कि क्या चीज़ें हैं और क्या बदलना है? मैंने बहुत सी समस्याएँ देखी बचपन से ही अपने पापा के साथ। वो जो किसान हैं सर मैंने देखा कि खेती सचमुच जुआ है, कि हम पैसे लगा रहे हैं उसमें, उतना आउटपुट नहीं आ रहा है और फाइनेंशियल रिसोर्सेज़ की कम ये मैंने अपने पापा से ही सीखा कि कम रिसोर्सेज़ में हम कैसे उसका मैक्सिमम आउटपुट ले सकते हैं। मेरे पापा हमेशा कहते थे कि ये ज़रूरी नहीं कि आप कितना कमाते हैं, लेकिन ये ज़रूरी है कि आप उसमें से कितना बचाते हैं। तो वो एक माइंडसेट अब भी मेरे साथ है। अभी सर मेरी बॉटल गुम गई थी तो मैं उस होटल को लेकर बहुत चिंता में थी। तो सब लोग बोल रहे थे अब तो आईएएस बन गई, अब क्या ही चिंता है। तो मेरे दिमाग में वही पापा का थॉट चल रहा था कि हाँ, हम कमाते कम है, उसमें पैसा लगा होगा, हम उसको कैसे खरीद के लाए होंगे। तो वो मेरी ज़िम्मेदारी है कि मैं उसको बेहतर तरीके से रखूँ, कम रिसोर्सेज़ को बेहतर तरीके से यूटिलाइज़ करूँ। और मैं चाहूँगी कि मैं अपनी ये स्पिरिट अपने पापा की ये सीख सेवा में भी लेके जाऊँ क्योंकि वहाँ भी हमें बहुत कम ही रिसोर्सेज़ मिलेंगे और हमारे पास एक बड़ी आबादी होगी जिसको हमें सर्व करना होगा, तो कैसे हम लिमिटेड रिसोर्सेज़ में मैक्सिमम आउटपुट निकाल सकते हैं, तो मैं इसका वहाँ भी यूज़ करना चाहूँगी। ये बॉटल वाला रेफ़रेंस अगर आपको आइडिया नहीं लगा है, तो मैं एक मोटा आइडिया दे देता हूँ कि ये इंटरव्यू दे चुकी थी। पर सिलेक्शन होने तक जब तक नाम नहीं आता ना, खुद भी नहीं लगता है कि नहीं अभी मैं रुक जाऊँ। तो ये लगातार पढ़ाई करती जा रही थी और अभी हम दृष्टि के क्लासरूम के पास में उसी बिल्डिंग में हैं। तो यहीं पे टेस्ट देने आती थी। इनका बॉटल यहाँ छूट गया था। कुछ ऐसा ही था ना जो हाँ, मुझे पता है। उसके 2 दिन बाद जब इनका आना हुआ अभी हाल में, तो वो अपनी उस बॉटल को ढूँढ रही थी। तो मैंने भी पूछा, बाकी लोगों ने पता चला उस बॉटल के बारे में पता करा और लिटरली ये एक बड़ी बात है, भले कहने की बात है कि बॉटल की कीमत क्या है, बात है कि उस कीमत की कीमत लगाई इन्होंने, उस बात को समझा और वो रेफ़रेंस जो आपने दिया कि सीख कहाँ से मिली, वो बड़ी बड़ी बात है। तो उसके लिए बहुत धन्यवाद, एक मुझे भी सीख मिली है, तैयारी कर रही थी। अब ये है कि एक ग्रुप है, एक माहौल है, एक लाइब्रेरी है, एक हॉस्टल मिला हुआ है, मुझे यहाँ से क्लासरूम आना है, लाइब्रेरी आनी है मतलब और इस बीच में आपने अपने आप को कैसे बदला? क्योंकि बदलना बड़ा मुश्किल काम है, आसान नहीं है। तो इसकी शुरुआत जब मैं प्रीलिम्स के बाद मेंस के लिए आई थी तब से ही हो गई थी, क्योंकि मुझे अकेले पढ़ने की आदत है। जैसे सर मेरी रूममेट भी थी यहाँ अस्मिता में, तो उनको आदत है सुबह पढ़ने की और मेरी आदत है कि मुझे रात भर मतलब कि 2-3 बजे तक पढ़ना पसंद है। तो उसके बीच में सबसे पहले मोमेंटम बनाना, हालाँकि उन्होंने काफ़ी हेल्प की इसमें कि ज़्यादातर उन्होंने समझा मेरी बात को कि मुझे रात को पढ़ने दिया। और उसके अलावा सर लाइब्रेरी में जब मैंने देखा कि इतने सारे बच्चे हैं जो मेरे साथ पढ़ रहे हैं, तो मुझे भी पढ़ना है। तो एक कॉम्पिटिशन की भावना भी थी
कि ये लोग इतना पढ़ रहे हैं, और एक ये भी था, अरे इतना सारा कॉम्पिटिशन है, इन सब बच्चों में से मुझे निकलना है। और फिर तीसरा था पीयर ग्रुप का, जैसे सर आदित्य भैया जो उनके अभी सिलेक्टेड है, वो हमारे पीयर ग्रुप में थे, तो उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा कि नहीं ऐसे आंसर्स लिखते हैं, इसमें ये चीजें की जाती हैं। तो वो पीयर ग्रुप का भी एक बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट रहा सर। तो मैं कहूंगी कि ये दृष्टि आना टर्निंग पॉइंट था मेरी प्रिपरेशन के लिए और सक्सेस के लिए। क्या एक तैयारी करने वाला विद्यार्थी नीरस हो जाता है, बहुत न्यूट्रल हो जाता है? क्या वो मनोरंजन नहीं करता अपनी जिंदगी में, फिल्में नहीं देखता या कहीं किसी से मिलता नहीं, घूमता नहीं, कुछ नहीं करता? सर ये सबकी अलग-अलग, जिसकी हमारी पेरेंटिंग कैसी हुई होती है उस बात पे डिपेंड करता है। जैसे मेरी पेरेंटिंग की बात करूँ, तो मैं शुरू से अपने दादाजी के साथ रही हूँ, तो दादाजी की आदत है कि वो अपने बचपन से लेके अभी तक डेली रामायण पढ़ते हैं। तो वो मेरी आदत है सर कि मुझे भी रामायण पढ़नी है। तो वो कि अगर आपके ब बन 10 से 12 घंटे आप पढ़ रहे हैं, उसके बाद आपको कोई टाइम चाहिए, तो मैं भी डेली रामायण पढ़ती हूँ और वो अभी भी मैं कंटिन्यू करती हूँ। इसके अलावा सर भजन सुनना और अपनी मम्मी से, दादी से बात करना, वो मेरा मनोरंजन का एक साधन था। एक मनोरंजन का साधन भी था और एक मोटिवेशन भी था कि हाँ, करना है। तो ये सब इस तरह से मैं खुद को मोटिवेट भी करती थी और सर मनोरंजन भी करती थी। सोर्सेस के बारे में एक आइडिया दे दीजिए और इसके साथ ये आइडिया दे दीजिए कि जब कोई तैयारी कर रहा है और अभी जैसे प्रीलिम्स आने वाला है, तो उनको क्या ध्यान में रखना चाहिए, या जो ज़ीरो से शुरू करेंगे उनको क्या ध्यान रखना चाहिए? सर अगर हम ज़ीरो से जो शुरू कर रहे हैं उनकी बात करें, मेहनत अगर खुद से करेंगे तो मैं नहीं कह सकती कि यूपीएससी बिना मतलब कि कोचिंग ज़रूरी है। लेकिन ये है कि वो गाइडेंस आपको होनी चाहिए। वो सिर्फ ये नहीं कि कोचिंग से कोई सिलेक्टेड बच्चे भी हैं जो आपको गाइड कर सकते हैं इस दिशा में, या जो ऑनलाइन जो है टॉपर्स जो अपने टॉक्स डालते रहते हैं, वो ऐसे जैसे आप? हाँ, हाँ। थैंक यू सर। और सर जैसे जैसे जो कोचिंग होती हैं, वो भी अपना-अपना समय-समय पर ऐसे गाइडेंस जैसे कि प्रोग्राम निकालती रहती हैं कि हमें ऐसे-ऐसे पढ़ना है। तो उन सब के द्वारा आप मार्गदर्शन ले सकते हैं, मेहनत कर सकते हैं और सफल हो सकते हैं। दृष्टि के लिए कोई मैसेज या कोई बात आप कहना चाहेंगे अभी तक की यात्रा में? मैं दृष्टि संस्थान को हमेशा थैंक यू बोलना चाहूँगी अस्मिता के लिए कि 2 बार से मेंस नहीं होने के बाद तीसरी बार में मेंस होना और एक अच्छी रैंक के साथ होना। तो कहीं न कहीं इसमें दृष्टि का योगदान है, यहाँ की मेंटरशिप का योगदान है, हमारे जो मेंटर हैं नीलेश सर, उदय सर, उनका योगदान है और विकास सर का तो योगदान है। ये तो मैं सबके लिए सर थैंक यू बोलना चाहूँगी कि वो इसी तरह बच्चों को प्रेरित करते रहें। अच्छा, जीएस के बारे में मैंने पढ़ लिया, आपसे सारी बातें मतलब सुन ली। वो फाउंडेशन के साथ-साथ अब बात करें ऑप्शनल की, तो वो आपने कैसे तैयार किया था? ऑप्शनल सब्जेक्ट्स है, जब मैंने पहला अपना अटेम्प्ट दिया था, तो मुझे ये भी नहीं पता था कि ऑप्शनल के सोर्स क्या होते हैं। मैंने बेसिक आर एस शर्मा और सतीश चंद्रा पढ़ के ऑप्शनल दे दिया था। तभी मेरे ऑप्शनल में अच्छे मार्क्स थे। लेकिन जब मैंने सोचा कि थोड़ा-सा ऑप्शनल पे काम किया जाए, तो मैंने ऑनलाइन कोर्स जॉइन किया था अख्तर मलिक सर का, जो दृष्टि से ही संबंधित है। तो उनकी क्लासेस मैंने ली हुई थी सर, दूसरे अटेम्प्ट में अपने मेंस में। एक और डर है बहुत बड़ा, वो हिंदी मीडियम के लिए खासकर है, सीसेट का। वो कैसे निकला? सीसेट मेरे लिए सर ज़्यादा दिक्कत वाला नहीं रहा, क्योंकि मैं बीएससी मैथमेटिक्स के बैकग्राउंड से आती हूँ और मैथ मेरा शुरू से थोड़ा स्ट्रॉन्ग पॉइंट रहा, तो इसलिए सीसेट का डर नहीं रहा। लेकिन हाँ, हम ये नहीं कह सकते कि हम प्रैक्टिस नहीं करनी चाहिए। तो मुझे सर डर तो नहीं था, लेकिन मैंने प्रैक्टिस खूब की। 2013 से लेके अब तक के जितने क्वेश्चंस सीसेट में आए हुए थे, वो मैंने बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व किए और टेस्ट सीरीज भी मैं लगाती रही सीसेट की। और मेरा सर क्लियर था कि मुझे सीसेट में टॉप नहीं करना है, मुझे उतने ही 66 7 मार्क्स लाने हैं, तो उसी हिसाब से मैं उसको रणनीति बन गई। हाँ। अच्छा, प्रीलिम्स का तो मुझे आइडिया लग गया, मेंस का आइडिया लग गया। इंटरव्यू का क्या रहा और कैसे आपने इंटरव्यू के लिए अपने आप को तैयार किया और वहां तक कैसे फिर? सर जब मेंस इतने 2 मेंस लिखने के बाद तीसरा मेंस हुआ, तो मैं बहुत ज़्यादा खुश थी और इंटरव्यू के लिए दृष्टि से हमें गाइडेंस मिल ही रही थी अस्मिता में। इसके अलावा मैंने सर जितने भी मॉक्स दिए, उन्हें मुझे काफ़ी पॉजिटिव रिव्यू आया। सर जितने भी बोर्ड मेंबर थे उन्होंने कहा, प्राची आप मतलब कि आपको आपसे देख के फील होता है कि आप एक ग्रामीण पृष्ठभूमि से आती हैं, तो आपका बोर्ड जो होगा वो आपसे इम्प्रेस होगा। और जो ये मौका हाल था, और रियल इंटरव्यू भी मेरा लगा कुछ ऐसा ही रहा कि वो बहुत ज़्यादा बोर्ड कॉर्डियल था और उन्होंने मतलब कि मेरे रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछे। कैसे थे, कुछ बताएंगे? सर जैसे क्वेश्चन जो बीना से था, हमारे पास रिफाइनरी है, तो उन्होंने कहा कि प्राची आप गंजबासुदा से आती हैं, वहाँ आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है। अगर हम गंजबासुदा स्टेशन से थोड़ा आगे जाते हैं तो एक रिफाइनरी पड़ती है, तो वो कौन सी रिफाइनरी है? मैंने कहा सर बीना रिफाइनरी है। तो बोले कि अच्छा वहाँ क्या प्रोसेस होता है? तो मैंने कहा सर पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट प्रोसेस होते हैं। फिर उन्होंने पूछा कि अच्छा वो जो रिफाइनरी है वो कौन ऑन करता है? तो मेरे दिमाग से स्लिप हो गया कि वो कौन ऑन करती है। और फिर जब मेरा इंटरव्यू खत्म हुआ और बाहर आके मेरे मामा आए हुए थे,
तो उन्होंने पूछा क्या-क्या क्वेश्चन थे, तो मैंने बताया, तो मैंने कहा कि बिना रिफाइनरी कौन ऑन करता है? ये पूछा मैंने कहा, तो मामा ऐसे शॉक हो गए, तुम बता नहीं पाई कि बिना रिफाइनरी कहाँ है? और उसे कौन ऑन करता है? अरे हम 24 घंटे वहाँ से आते-जाते रहते हैं, वहाँ इतने बड़े बोर्ड पे लिखा हुआ है कि बिना रिफाइनरी भारत पेट्रोलियम ऑन करती है। तो मैंने कहा मैं नहीं बता पाई, तो उस क्वेश्चन को लेके मामा का ऐसा रिएक्शन देख के मुझे लगा कि मैं अपना इंटरव्यू बहुत खराब करके आई हूँ। और 2 आंसर तो आपने सही दिए थे। 2 आंसर सही दिए थे। तो बड़ी मैं वो थी कि अरे यार, मामा ने ऐसे कहा, अब तो पता नहीं मेरा होगा कि नहीं होगा। और फाइनली हो गया, और अब देखते हैं कि इंटरव्यू में कैसे मार्क्स मिलते हैं। लेकिन मुझे इंटरव्यू देख के लगा कि वो बस आपसे बातचीत करना चाहते हैं। वो नहीं देख रहे होते हैं कि आपको कितना नॉलेज है। वो बस आपके आस-पास की चीज़ों की आपकी समझ कैसी है, वो जानना चाहते हैं। जैसे उनका मुझसे क्वेश्चन था कि प्राची विदिशा से आती हैं, आपने वैकल्पिक विषय इतिहास लिया है, तो इतिहास और विदिशा को जोड़ के बताइए। तो मैंने कहा कि सर, विदिशा सांची के लिए जाना जाता है, विदिशा अशोक के लिए जाना जाता है। फिर उनके क्वेश्चन थे कि सर, आप ग्रामीण पृष्ठभूमि से आते हैं, आपके पापा किसान हैं, तो किसानी में क्या-क्या समस्याएँ हैं? मैंने सर एग्रीकल्चर इनोवेशन पे एक ऐसे लिख रखा था, तो उन्होंने पूछा कि एग्रीकल्चर इनोवेशन क्यों ज़रूरी है? तो मैंने कहा सर, ये 3 चीज़ों के लिए ज़रूरी है कि हमें एक तो प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है हमारे एग्रीकल्चर के लिए, वो इनोवेशन से संभव है। दूसरा, हमें प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ानी है, तो वो भी इनोवेशन से ही संबंध है। और तीसरा, मैंने क्लाइमेट चेंज को बताया कि जो क्लाइमेट चेंज और पॉल्यूशन है, उससे को लिए हमें इनोवेशन ज़रूरी है। तो ऐसे ही, और फिर विदिशा से ही क्वेश्चन थे कि विदिशा पॉलिटिकली क्यों जाना जाता है? तो जैसे हमारे जो माननीय कृषि मंत्री हैं श्री शिवराज सिंह चौहान जी, या हमारी जो भूतपूर्व विदेश मंत्री हैं सुषमा स्वराज जी, या हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री हैं जो अटल बिहारी वाजपेयी, वो विदिशा से सांसद विधायक रहे हैं, तो भी सब वो जानना चाह रहे थे। मतलब जो मेरी पृष्ठभूमि है, वो वही जानना चाह रहे थे। इसके अलावा मतलब ऐसा कुछ भी नहीं था। आप कितने अवेयर हो? हाँ, कितने अवेयर हूँ। और लास्ट क्वेश्चन ये भी था कि प्राची, इंटरव्यू से क्या क्या एक्सपीरियंस रहा? पहली बार इंटरव्यू दे रही हूँ। तो मैंने कहा सर, बहुत ज़्यादा डरा रखा था बाहर मुझे कि इंटरव्यू ऐसा होता है। लेकिन आप लोगों से मिलने के बाद मुझे लगा कि इतना भी खतरनाक नहीं होता है, ईज़ी ही होता है। तो वो सब हँसने लगे। उनके अच्छा ठीक है फिर। सर, यही रहा इंटरव्यू, तो मेरा काफ़ी अच्छा रहा था, और मैं खुश होकर आई थी। बजाए कि वो मामा वाला इंसिडेंट हो गया, बिना रिफाइनरी वाला, जिससे मैं बहुत डर गई थी। बाकी तो बहुत ठीक था। अब सारे दर्द दूर। हाँ, सर, अब सारी दर्द दूर। इस वीडियो को मैं यहीं पे खत्म करना चाहूंगा, लेकिन मैं चाहूंगा कि आप खुद ये वीडियो खत्म करें। अपनी तरह की बाकी विद्यार्थियों के लिए एक मैसेज के साथ में क्या कहना चाहेंगी? डायरेक्ट कैमरे की तरफ देख के कहिए। मैं यही कहना चाहूँगी कि आप जिस भी स्थिति में हैं, जो भी आपके सामने समस्याएँ हैं, लगता है कि ये सपना हम जो यूपीएससी जैसा देखते हैं, वो बहुत बड़ा है, हमसे नहीं हो पाएगा। लेकिन मैं कहूँगी कि मेहनत करते रहिए, भले ही गाइडेंस ना हो, भले ही रिसोर्सेज़ ना हो, लेकिन वो मेहनत है जो एक दिन आपको सफलता ज़रूर देगी। अगर मैं यहाँ खड़े होकर ये बात कह रही हूँ, तो आप में से जो लड़की मुझे सुन रही है, देख रही है, या यूपीएससी जैसा बड़ा सपना रखती है, वो भी डेफिनेटली इसको पा सकती है। इसी के साथ मैं समाप्त करना चाहूँगी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद और एक बार फिर से आपको बहुत बहुत बधाई।